प्रशंसा। हाय दोस्तों, आज हम हाल ही में एक शानदार हॉरर और थ्रिलर कॉन्सेप्ट के साथ आए अमेज़ॉन प्राइम और आहा पर स्ट्रीम हो रही कलिंगा मूवी की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको किसी और मूवी की कहानी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बिना किसी देरी के मूवी में चलते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें एक छोटी सी पुराण कथा दिखाई जाती है जिसमें प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं, न हरि सर्वोपगतम कहीं नहीं ढूंढ पाया। उसने हिरण्यकश्यप से कहा, अपने हरि को इस स्तंभ में दिखा। जैसे ही उसने ऐसा कहा उसमें से तेजस्वी लक्ष्मी नरसिंह स्वामी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जब उसने उसे समाप्त किया तब अपने हाथों की आग की ज्वालाओं से नरसिंह स्वामी ने लोगों को भयभीत कर दिया। देवता भी उनके क्रोध को रोकने में असमर्थ हो गए, इसलिए सभी देवता शिव की शरण में गए। इसके बाद शिव ने कालभैरव को आदेश दिया, लेकिन कालभैरव भी स्वामी के क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। ये सब देखकर शिव ने शरभ अवतार में नरसिंह स्वामी का सामना किया। ऐसे ही लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के क्रोध से गंधभेरुंड पक्षी पैदा होता है। फिर शर्भेश्वर और गंधभेरुंड पक्षी के बीच कुछ दिनों तक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध के कारण सारे लोग मृत्यु के डर से हिल जाते हैं। तब सभी देवता शक्ति की शरण मांगते हैं। इसके बाद आदिपराशक्ति अपनी उग्रता के साथ सहस्त्र सिंह मुखी प्रतिमा और अष्टादश भुजाबल के साथ प्रकट होती हैं। वह नरसिंह स्वामी के क्रोध की आग को बुझाकर उन्हें शांति स्वरूप में बदल देती हैं। तभी से वह सिंहमुख के रूप में अधर्वन भद्राकाली के रूप में दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाले अष्टभैरव के रूप में जानी जाती हैं। प्रत्यांगिर माता की पूजा। अब जिस गांव में आप जा रहे हैं वहां हर कदम पर दुष्ट शक्तियों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि सत्यांगिरा माता इनका अंत किस रूप में करने वाली हैं। सीन कट होता है और 1922 का साल दिखाया जाता है। उसी गांव का नाम कलिंग है। एक रात रंगैया नाम का किसान अपने खेत में पानी देकर गांव के किनारे अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी मल्लिका से खाना देने के लिए कहता है। मल्लिका खाना बना देती है और रंगैया खाने लगता है। असल में मल्लिका की आवाज़ इतनी तेज है कि रंगैया को ठीक से सुनाई नहीं देता। तभी अचानक कोई उसे बुला रहा है। वो घर के बाहर जा रही है लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। तभी रंगैया ने किसी को बुलाया, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि दोबारा कैसे सुनाई दिया और बाहर जाकर देखा तो वहां फिर कोई नहीं था। इससे रंगैया ने लैंप हाथ में पकड़ा और जोर से दोबारा पुकारते हुए उस जगह को पूरी तरह से देखना शुरू किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा वहां का दृश्य देखकर वो शॉक हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वहीं एक जगह पर उसकी अपनी ही हथेली को चबाते हुए देखा। वहीं पास में उसी गांव का एक आदमी था जो पड़ोसी गांव का था। जाते जाते जब वो गांव के खेत के पास पहुंचा तो उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दी। उसने अपनी साइकिल रोकी और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक वो आदमी, जैसे उसे भूत ने पकड़ लिया हो, वहां एक पेड़ की डाल पर सिर मारकर गिर पड़ा और मर गया। उसी गांव में एक आदमी एक दूसरे आदमी की शेविंग कर रहा था। तभी उसे अपनी शेविंग की चाकू नहीं मिली। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहीं खेल रही एक लड़की के पास गई, जिसने नाई से चाकू ले लिया और अपनी कान की बालियां खुद ही काट दी। फिर वो उसे मुंह में डालकर चबाने लगी। वो देखकर दोनों लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में अगले दिन सुबह वो गांव वाले सब मिलकर गांव के जमींदार के घर जाते हैं और वहां हो रही भयानक घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर जमींदार को लगता है कि हमारे गांव में कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा है और वो कहते हैं कि इसके लिए तुम ही कोई हल निकालो, नहीं तो वो भूत पूरे गांव को मार डालेगा। जमींदार उनके डर को सुनकर कहते हैं कि कोई भी समस्या हो मैं उसका हल निकाल दूंगा। फिर वो हिम्मत देकर बंगले में जाते हैं और बिस्तर पर लेटे हुए अपनी बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। गांव में हो रहे डरावने हादसों के बारे में पूछने पर उसने अपनी मां से जमींदार को कुछ बातें बताई और वहीं पड़ा एक बड़ा बक्सा दिखाया। उसकी मां की सारी बातें सुनकर जमींदार ने सोचा कि उस दिन का श्राप अब मेरे राज्य पर पूरी तरह से नहीं फैला है। इससे पहले कि ये समस्या बढ़े इसका कोई हल निकालना होगा। फिर उसने बक्सा खोला और उसमें से एक किताब निकाली, बक्सा उठाया, घोड़े पर चारा रखा और अपनी पत्नी और 2 बेटों को विदाई दी। उसने वहां के लोगों से वादा किया कि इस समस्या का हल निकाला जाएगा, इसलिए सोचकर मैं वापस आऊंगा कहकर घोड़ा लेकर समाधान की तलाश में जंगल की राह पर आगे बढ़ता है। सीन कट करते हैं तो मूवी की कहानी वर्तमान में उसी कलिंग गांव में एक आदमी की मौत के साथ शुरू होती है। गांव के कुछ लोग उस शव को गांव में नहीं रखने और गांव की सीमा पर ले जाकर रख रहे होते हैं। तभी एक आदमी एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि हमारे गांव की परंपरा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे प्रकृति को अर्पित करना हमारी संस्कृति है, इसलिए हम शव को गांव की सीमा पर रखकर प्रकृति को अर्पित कर रहे हैं। 2 मिनट में फिर से खेत के अंदर आना है, वरना हमारी जानें नहीं रहेंगी। ऐसे खेत पार करके शव को वहीं जमीन पर रखकर कुछ पूजा पाठ करके बिना पीछे देखे गांव की तरफ चल दिए। तभी पता चलता है कि कोई भयानक आकृति उस शव को ले जा रही है।
फिर उसी गांव में हमारे मूवी के मुख्य किरदार लिंगाड़ू और उसके दोस्त राजू को दिखाते हैं। असल में लिंगाड़ू राजू की शराब की दुकान चलाकर पैसे कमाता है। वहीं गांव के पटेल राघव और उसके भाई बली का भी जिक्र होता है। असल में राघव का नाम बली है। राक्षस जैसे लोग उस गांव के लोगों को पैसे उधार देते हैं और बदले में उनकी जमीन फौर्सबली ले लेते हैं, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। फिर राघव का भाई बाली उस गांव में जिस लड़की को सुंदर समझता है उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर मजे करता है। इन दोनों से पूरे गांव में डर फैल जाता है। अगले सीन में उस दिन अमावस्या होने की वजह से गांव में डंका बजाया जाता है और सबको चेतावनी दी जाती है कि कोई भी बुरी ताकत गांव की सीमा के अंदर न आए। हर अमावस्या की तरह आज रात भी सीमा के चारों ओर बलि दी जाएगी, इसलिए अंधेरा होते ही कोई बाहर ना निकले। घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है और उसी दिन गांव में मां की यात्रा हो रही है, इसलिए पूरा गांव मां के मंदिर के पास ही रहता है। तभी राघव और बाली भी मंदिर के पास जाकर मां से प्रार्थना करते हैं। वहां से जाते वक्त राघव पुजारी से कहता है कि शाम को बर्तन में जो पैसा है वो लेकर घर आना। वहीं बाली की नज़र उसी गांव की एक लड़की पर पड़ती है। उसी दिन रात को गांव के दो लोग बाली की पूजा शुरू करते हैं। एक आदमी मुंह में मांस लेकर पूरे गांव में घूमता है और खून मिले हुए चावल को पूरे गांव में छिड़कता है। एक आदमी अपने सामने दौड़ते हुए रास्ता दिखाते हुए जाता है और ऐसे ही दोनों पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए आखिर में खेत के किनारे तक पहुंचते हैं। ऐसा करने से कोई बुरी ताकत गांव में नहीं आ सकती, ये उनकी मान्यता है। सीन कट होता है और अगले दिन राजा लिंग से कहता है कि और कितने दिनों तक तुम पड्डू को अपनी प्रेम कहानी नहीं बताओगे। मेरी बात सुनो, आज ही पड्डू को अपनी प्रेम की बात बता दो। असल में लिंग पड्डू से प्यार करता है, लेकिन इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और डरता रहता है। यहाँ एक बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि लिंग के पास कोई नहीं है। असल में लिंग के माता पिता राजा की मौत के बाद फादर लिंगानी ने उसे अपने बेटे की तरह बड़ा किया। ऐसे में एक दिन लिंगा ने ठान लिया कि उसे अपनी मोहब्बत की बात पक्की बतानी है। उसने पद्दू से पूछा, तू मेरे बारे में क्या सोचती है, तुझे मुझसे प्यार है या नहीं? पद्दू ने जवाब दिया, तू बचपन से मुझे देख रहा है, तुझे अब तक समझ नहीं आया। और वो वहां से चली गई। इससे लिंगा को ये समझ नहीं आया कि पद्दू उसे सच में प्यार करती है या नहीं। असल में पद्दू को भी लिंगा से प्यार है, लेकिन वो जानबूझकर लिंगा को अपनी मोहब्बत नहीं बताकर बस उसके पीछे घूमती रहती है। यहाँ एक और बात है जो हमें पता है, वो यह है कि लिंगा रात को सोते समय कुछ डरावने सपने देखता है और अक्सर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो बार बार वही सपना क्यों देखता है। अगले सीन में एक दिन उसी गांव की एक प्रेग्नेंट महिला अपनी छोटी बेटी चिन्नी को लेकर अपनी मां के घर जा रही होती है। उसकी बेटी चिन्नी अपनी मां से पहले ही दौड़ते हुए जा रही होती है, भले ही उसकी मां उसे बुला रही हो, वो खेलती रहती है। जब वो थोड़ी दूर चली जाती है और फिर उसकी बेटी नजर नहीं आती, तो वो महिला उसे ढूंढते हुए खेत के किनारे की ओर जाती है। बुजुर्ग आदमी इस तरफ क्यों आ रहा है? खेत की सीमा पार करना खतरे की बात है, क्या ये नहीं पता? तब उस औरत ने कहा, मेरी बेटी खेलते खेलते जा रही है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। और वो खेत की सीमा पार कर गई। दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी को जब उस औरत की बेटी नजर आई तो वो चौंक गया और बोला, तुम यहाँ हो तो तुम्हारी माँ खेत की तरफ क्यों गई थी? वो अभी भी चौंक रहा था कि तभी उस गर्भवती औरत को बुरी तरह मार दिया गया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उसे ले गई हो। उसी दिन शाम को बली अपने लोगों के साथ जीप में जा रहा था जब एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते पोतियों को लेकर आया। बली चलते चलते उन लोगों को देखता है, फिर जीप रोकता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, तेरी नातिन तो अभी महीने भर पहले बड़ी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा, इसलिए उसे मेरे घर काम के लिए मत भेजो। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, ये तो अभी छोटी बच्ची है, तुम ऐसे मत बोलो, और वहां से जाने लगता है। बली अपने लोगों को कहता है कि उस लड़की को उनकी जीप में बिठाओ। बली के आदमी उस लड़की को मजबूरन जीप में बैठाने वाले हैं, जबकि बूढ़ा आदमी अपनी नातिन को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसी समय वहां से गुजरते हुए पदवादी ने तुरंत वहां आकर मां का तीर लेकर बली की गर्दन पर रख दिया और उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इस धमकी से वह लड़की छोड़कर बली और उसके लोग वहां से चले जाते हैं। बली जब घर पहुंचकर उस घटना को याद करते हुए दुखी होते हैं, तब उनके भाई राघव ने पूछा कि क्या हुआ। उसने पता लगाया और कहा, इस गांव में अगर मर्द हो तो मार डालो और औरत हो तो मजा लो। पहले गुस्सा ठंडा करने के लिए उस चीज का अनुभव कर ले। इसके बाद बली उसी रात मनुष्यों के साथ पड्डू एक घर के पास आया और जब वो अकेला बाहर आया तो उसे बांधकर जंगल में ले जाने लगे ताकि वो उसका फायदा उठा सकें। पड्डू ने कहा कि तुमने सुबह जो किया वो गलत था और अब जो कर रहे हो वो भी गलत है, मुझे मर्यादा से छोड़ दो। लेकिन बाली पड्डू को मजबूर करने वाला था। तभी लिंग अपनी शराब की दुकान बंद करके वहां से गुजर रहा था। उसने जो हो रहा था वो देखा और तुरंत वहां आया। बाली और उसके लोगों को अच्छी तरह से पीटकर पड्डू को बचा लिया।
बाली लिंग पर गुस्से में वहां से चला गया, और तब तक पड्डू ने लिंग से अपने प्यार की बात नहीं कही थी। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन तुम वो बात कई दिनों तक नहीं समझ पाए, इसलिए वो उसे गले लगाती है। इससे लिंग भी बहुत खुश महसूस करता है, और फिर उसी दिन से दोनों हर रोज मिलकर घूमते और बातें करते हुए और भी करीब हो जाते हैं। सीन कट करने पर उसी रात एक औरत को भूत सता रहा था। उसकी फैमिली उसे उसी गांव में रहने वाली एक तांत्रिक महिला के पास ले गई जो बुरी शक्तियों से बचाने का काम करती है। उस औरत ने उस लड़की को देखा और समझ गई कि किसी ने उसके साथ कुछ किया है। उसने उसकी पहचान की और उस पर पूजा करके उसके शरीर से उस बुरी शक्ति को बाहर निकाल दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरी तरफ लिंगा ने अपने पिता राजू से कहा कि वो पड्डू से शादी कर लेगा। इसलिए वो पड्डू के घर वालों से अपनी शादी की बात करने के लिए पड्डू के घर ले जाता है। ऐसे में राजू के पिता पड्डू के पिता से कहते हैं कि लिंगा और पड्डू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी शादी करवा दें। तब पड्डू के पिता कहते हैं, मैं अपनी बेटी किसी ऐसे आदमी को नहीं दूंगा जो सिर्फ थोड़े पैसे कमाता है। मैं अपनी बेटी को केवल खेत में काम करने वाले लड़के को ही दूंगा, जैसे दूसरे लड़कियों के पिता करते हैं। ये सुनकर लिंगा को यही समस्या है। अरे मेरे पास तो 2 एकड़ जमीन है ना, वो कहता है। तो पप्पू बोलता है, तेरी ये 2 एकड़ जमीन तो तेरे दादा परदादा के समय से पटेल के पास गिरवी पड़ी है। तेरा दादा भी अब तक उसे वापस नहीं ले पाया। अगर एक बार हमारी जमीन पटेल के हाथ में चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। लिंगा कहता है, सब मैं देख लूंगा मामा, मेरी जमीन के कागज मैं पटेल से ले आऊंगा। सुबह मुझे दे देना, फिर तू मेरी शादी करवा देना। शादी की सारी तैयारियां कर लेना। ये कहकर वो खुश होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में अगले दिन लिंगा पैसा मांगने के लिए लिंग अपने कुछ दोस्तों के साथ पटेल बंगले के पास गया और पटेल से अपने खेत के पेपर देने के लिए कहा। पटेल ने कहा, तेरे दादा के जमाने से लिए गए पैसे नहीं चुकाने के कारण तेरा खेत का पेपर मेरे पास है। वो पैसे तेरे पिता ने नहीं चुकाए, नहीं तुमने चुकाए। लिंग ने कहा, लेकिन हमारे दादा पिता सालों से किस्तें चुकाते आ रहे हैं और मैं भी अभी चुका रहा हूँ। पटेल बोला, तेरे पास लिए गए पैसे की माफी तो कब की हो चुकी होगी, मुझे मेरे खेत के पेपर चाहिए। पटेल ने लिंग की हिम्मत देखकर कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। सुनो, तुम्हारे गांव में जो है रेंडू एकाराला भूमि की बदुलू उरी बायता उन्ना अस्थानान्लो नलुगु एकारालु इस्तानु अन्नाडु अड़ी विन्ना लिंगा पड्डू पल्ली के सुकोवादानिकी ए भूमि ऐते इमोंदुले अनि सारे अनि के पाडू पतल उरी बायता उन्ना अस्थानान्लो नलुगु एकारालु लिंगा परुमिदा रसी पेपर्स इच्छाडु लिंगा आ पेपर्स तिसुकोनी पड्डूटो इनकाना पल्ली अवुटुंडानी ह्यपिगा अक्कड़ी नंसी वल्ले पोयादु ई विसायम कसीना बाली ताना अन्नयटो इंदुको अन्नया पुलम पेपर्स अदीजिते वादिनी कांपया कंडा नलुगु एकाराला भूमि रसी इच्छावु अन्नाडु जनिकी पतल लिंगा पेरोरे कानी पिरिकोडू कडू अन्नाडू। संस्थान की जमीन खरीदने आया हर आदमी मर गया, वो जमीन बदकिस्मत है और हम बिना मारे भी वो खुद ही मरेगा, वो हंसता है। फिर वही दिन शाम को उस गांव का एक आदमी गांव के बाहर थोड़ा काम होते हुए डरते डरते गांव की सीमा पार करके आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इससे वो और भी डर जाता है। तभी अचानक एक डरावना आकार उस आदमी पर हमला करता है, उसके सिर को काटकर उसका मांस खाने की तरह दिखाया जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी थोड़ी पीछे की तरफ जाती है, जब लिंग अपने दादा के साथ उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। लिंग ने अपने दादा से पूछा, दादा हम इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। तो दादा ने जवाब दिया, अरे 10 किलोमीटर चलने पर हमें 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तू मत डर, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। फिर दादा ने कहा, एक समय की बात है, एक राज्य था जिसे एक राजा शासित करता था। उसकी क्रूरता की वजह से कई राज्य खत्म हो गए और कई राजवंशों ने अपनी जानें गंवाईं। उनमें से एक था कलिंग राज्य। वहां से लाए गए धन को इस जंगल में कहीं छिपाकर रखा गया है। बात करते करते जब दोनों थोड़ा दूर चलते हैं, तभी लिंगा दादा पर कोई अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। ये देखकर लिंगा पूरा डर जाता है और अचानक नींद से जाग जाता है। वो बार बार यही सोचता है कि ये सपने क्यों आ रहे हैं, ये मुसीबतें किसके लिए हैं। कल पद्दू के साथ जो शादी का मुहूर्त है वो मुझे सांस देगा या सांस ले लेगा, ये सोचकर उसे थोड़ा डर लगने लगता है। फिर सीन कट होता है और अगले दिन लिंगा और पद्दू की शादी बहुत धूमधाम से होती है। इससे लिंगा और पद्दू बहुत खुश होते हैं और उसी दिन रात को उनके बीच शोभनम भी होता है। ऐसे लिंगा और पद्दू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। एक दिन लिंगा राजा से मिलने जाता है और कहता है कि चलो, जो हमें 4 एकड़ जमीन दी है उसे देखने चलते हैं। राजा कहता है कि उस जमीन के पास जाना मतलब मौत को बुलाना है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन लिंगा उसे हिम्मत देता है और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि जमीन देखने चलेंगे। दूसरी तरफ पड्डू मंदिर जाकर दर्शन कर रहा होता है और जब वो बाहर आता है तो वहां मंदिर के बाहर एक जादूगरनी उसे देख लेती है और कहती है कि उसकी पति को मृत्यु के ग्रह राहु केतु मार डालेंगे।
जागीर के बारे में कहने पर पद्दू शौक हो गई और डर के मारे वहां से घर चली गई। फिर उसी रात जब लिंगा घर आया और पद्दू को उदास देखकर पूछा कि क्यों जे में उदास हो, तो पद्दू बोली, कल तुम उस 4 एकड़ के खेत के पास जा रहे हो ना? वो जगह ठीक नहीं है, वहां गए किसी की भी अब तक जान नहीं बची। गांव में सब यही बातें कर रहे हैं, इसलिए तुम भी वहां मत जाना। ये सुनकर लिंगा बोला, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं, मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा और साथ में राजू भी आ रहा है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। नहीं कहने पर भी वो अगले सीन में अगले दिन सुबह लिंग और राजू गांव के खेतों की सीमा के पार उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन राजू अब तक भी डरता रहता है, इसलिए लिंग उसे बार बार कहता है कि सीमा पार करने से पहले एक बार सोच ले, लेकिन लिंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही दोनों गांव की सीमा पार कर उस जगह की तरफ चलते हैं। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। राजू और भी ज्यादा डर जाता है, जबकि लिंग उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। वो कहता है और आगे बढ़ता है। ऐसे ही थोड़ी दूर जाने पर एक जगह पर बहुत सारे लोगों की हड्डियां बिखरी हुई होती हैं। ये देखकर राजा पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। इस पर लिंग कहता है कि इस जंगल में ऐसी चीजें आम हैं और वो आगे बढ़ता है। काफी दूर चलने के बाद अंत में वो पटेल द्वारा दिए गए 4 एकड़ के जमीन के पास पहुंचते हैं। लेकिन वो जमीन नहीं, पूरी जंगल है। इसे देखकर राजा लिंग से पूछता है कि इस पेड़ों से भरी जगह में तुम क्या करोगे? लिंग जवाब देता है कि चलो हम यहाँ कुछ करते हैं, इन 4 दिनों में यहाँ रहकर कुछ करते हैं। कहकर उसी दिन रात को एक जगह 2 लोग सो जाते हैं। सीन कट करने पर अगले दिन सुबह राजू उठता है और देखता है कि वहां लिंगा है। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है और लिंगा को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर घूमता है। तभी उस जंगल से लिंगा राजू की तरफ चलकर आता है। सुबह सुबह कहाँ गए थे पूछने पर वो कहता है कि बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ बली पद्दू के पास जाकर उस स्थान के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारा पति अभी तक जिंदा नहीं लौटा है और मैं ही तुम्हारी मदद करूंगी। गति ने जब उससे असभ्य तरीके से बात की तो पद्दू बली को गालियां देते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ लिंगा पूरे दिन उस जंगल में घूमता रहा और जैसे ही रात हुई दोनों वहीं सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजू को वहां लिंगा नहीं दिखा। इससे राजू फिर से लिंगा को ढूंढने निकल पड़ा। ऐसे ही एक जगह पर लिंगा को देखकर उसने पूछा, यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तो लिंगा बोला, तेरे लिए बहुत कुछ जानना बाकी है, और अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। दरअसल उस दिन लिंगा के दादा चुनने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो संपत्ति दी थी वो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। तुम्हारी हर सवाल का जवाब उस डिब्बे में मिलेगा। तुम्हारे दादा ने कहा होगा कि तुम इस वंश के वारिस हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे दादा के मरने के साथ ही वो डिब्बा भी गायब हो गया। उसके बाद से तुम कई बार उस जगह पर जाकर उस डिब्बे की तलाश करते रहे हो, लेकिन वो नहीं मिला। फिर जब तुम बड़े हुए तो एक दिन उस डिब्बे की खोज करते हुए तुम्हें वो हाल ही में मिल गया। पेटे को घर ले जाकर देखा तो उसमें कुछ कपड़े और एक किताब भी थी। लिंगा उस किताब को लेकर उसमें क्या है ये पढ़ना शुरू करता है। 18वीं सदी में रुद्रगिरी राज्य पर माचिराजू राज कर रहा होता है। माचिराजू को लोगों की भलाई से ज्यादा राज की लालसा और धन दौलत पर नजर रहती है, इसलिए वह आसपास के राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में लेता है। इसी राजलालसा के चलते वह अपने राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कलिंग राज्य पर नजर डालता है, जहां उस समय रणसिंह राज कर रहा होता है। कई बार कलिंग के राज्य पर युद्ध के लिए आए रणसिंह से लड़कर वो जीत नहीं पाए और अंत में उसी रूप में उनकी मौत हो गई। बाद में जब इस बारे में माचिराजू के बेटे बायलुडू राजा को पता चला तो उसने सत्ता संभाली और कलिंग राज्य को हराकर अपने पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपने मंत्रियों के साथ कई योजनाएं बनाई और कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन फिर से वो भी रणसिंह के हाथों हार गए। फिर बायलुडू ने सोचा कि कलिंग राज्य को जीतने के लिए उसे मानव सेना के साथ साथ एक अद्भुत शक्ति की जरूरत है। इसलिए उसने दारका नामक असुर तांत्रिक के पास जाकर कई पूजा पाठ किए और असुरदक्षी को प्राप्त करने का प्रयास किया। राक्षस को पैदा करके असुरदक्षी की मदद से बायलुड ने कलिंग राज्य पर हमला किया और उसे हराकर वहां की सारी दौलत और मां की मूर्ति अपने राज्य में ले जाता है। लेकिन राज्य के लिए एक राज है कि रणसिंह अपने वारिस महाकलिंग और चोल कलिंग को अपने मंत्री के जरिए राज्य से बाहर निकाल देता है। कुछ दिनों बाद बायलुड के राज्य पर बुरी शक्तियां आक्रमण करती हैं और भयानक बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा असुरदक्षी राज्य में आकर लोगों को खाने लगती है। ये सब देख रहे दारकांडू बायलुड असुरदक्षी को रोक नहीं पाते और बेकार हो जाते हैं। देख रही थी बाहर की पत्नी शकुंतला देवी गिरी महर्षि के पास जाकर राज्य में हो रहे घटनाक्रम के बारे में बताए और समाधान मांगा। महर्षि ने कहा, अगर तुम्हारे पति ने धर्म युद्ध किया है तो तुम्हारे राज्य के लोगों को कोई जान का खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अधर्म युद्ध है, इसलिए किए गए पाप कर्म तुम्हारे राज्य और लोगों को परेशान कर रहे हैं।
शकुंतला देवी ने कहा, मेरे पति की गलतियों के लिए राज्य के लोग सजा भुगत रहे हैं, इसलिए इसका समाधान बताओ। महर्षि ने कहा, हर पाप का एक समाधान होता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए गांव के किनारे पर प्रत्युंगिरा माता की पूजा करनी चाहिए। गांव की देवी की पूजा करके धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाकर माफी मांगनी चाहिए। ये देवी छोटी शक्तियों और बुरी शक्तियों को इस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करने देगी। इसके अलावा जब से इस देवी की पूजा की गई है, तब से इस राज्य में अनपेक्षित घटनाएं होती हैं। एक पूर्णिमा के दिन यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर भूताल के मर्री प्रांगण में स्थित पाताल गंगा गुफा में कलिंग राज्य से अवैध रूप से लाई गई धन दौलत और कलिंग राज्य की अधिष्ठान देवी प्रत्युंगिरा माता की उपस्थिति है। विग्रह को छोड़कर अगर तुम्हारे वंश से कोई आत्मर्पण करता है तो यह समस्या हल हो जाएगी, ऐसा कहता है। ये सुनकर शकुंतला कहती है कि आत्मर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो महर्षि जवाब देते हैं कि अगर तुम्हारे वंश का कोई व्यक्ति प्राणों के बारे में सोचेगा तो राज्य के लोगों के सैकड़ों प्राण चले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो देवी का आशीर्वाद दूर हो जाएगा और असुरदक्षी का क्रोध तुम्हारे राज्य के करीब आ जाएगा। ये सब सुनकर शकुंतला देवी कहती हैं कि वह अपने वंश यानी अपने पति और बेटों के प्राणों का आत्मर्पण नहीं चाहती और इसे किसी को बताना नहीं चाहती। इससे असुरदक्षी और दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से राज्य के लोग लगातार मरते रहते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गांव के लोग खुद को मरते हुए देख रहे होते हैं, तो वे उस गांव के जमींदार के पास जाकर समस्या बताते हैं और समाधान मांगते हैं। जमींदार अपनी मां शकुंतला देवी से समाधान मांगता है। यही सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। मां से समाधान सुनकर जमींदार एक किताब लेकर पाताल गंगा की खोज में निकल पड़ता है। जो कुछ हुआ वो सब किताब में लिखता है और वहीं जमींदार आत्मर्पण करके मर जाता है। बस ऐसे ही बुक में जो कुछ भी है वो लिंगा राजा को बता देता है और अंत में उस पाताल गुफा को ढूंढने ले जाता है। असल में लिंगा ने प्लान के मुताबिक पटेल के साथ इस आसन के लिए जगह हासिल की थी ताकि किसी को शक न हो और फिर वो इस पाताल गंगा गुफा की तलाश में यहाँ आया। आखिरकार उसे वो गुफा मिल जाती है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि लिंगा भी उसी वंश से है। फिर लिंगा और राजा उस गुफा में जाते हैं जहाँ दीवारों पर जमींदार के बारे में सब कुछ चित्रों के रूप में बना हुआ है। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, एक जगह जमींदार आत्मार्पण कर चुका होता है और उसका कंकाल वहीं पड़ा होता है। वैसे वहां कलिंग राज्य की संपत्ति प्रत्यक्षगिरी माता की मूर्ति भी है। लेकिन तभी वहां बलि अपने लोगों के साथ आता है और लिंग को देखकर कहता है कि जो भी यहाँ आएगा वो मरेगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आया, नहीं तो उसी दिन आकर मैं सबको खत्म कर देता। ऐसे ही लिंग पर हमला करते वक्त लिंग उन्हें मार देता है और उनके बीच लड़ाई होती है। तभी उस आवाज को सुनकर आशुदक्षी राक्षस वहां आता है और उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर उस आशुदक्षी बलि और उसके लोगों को मारने के साथ साथ लिंग और राजा को भी मारने की कोशिश करता है। तभी लिंग वहां मौजूद जमींदार ने कट्टे से असुर दक्ष पर हमला किया। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि पुष्यमी नक्षत्र में जन्मा कलिंग का वारिस, जिसका खड्ग तलवार क्रोध में एक वज्रायुध बिजली का हथियार में बदल जाता है, केवल देवी प्रत्युंगिरा के आशीर्वाद से ही असुर दक्ष को मार सकता है। मुनि ने ऐसा बताया था। और क्योंकि लिंग भी उसी नक्षत्र में पैदा हुआ कलिंग का वारिस है, इसलिए वह उस कट्टे से असुर दक्ष को नर्क पहुंचा देता है। फिर लिंग कलिंग के वारिस के तौर पर कलिंग राज्य की संपत्ति और देवी प्रत्युंगिरा की मूर्ति लेकर गांव लौट आता है और गांव में मौजूद दुष्ट शक्तियों के श्राप को भी दूर कर देता है। फिल्म के अंत में राजा, नंद और लिंग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों उस डरावने स्थान पर गए और कैसे वापस आए। जब हमने पड्डू और लिंग से पूछा तो वे हंसने लगे। असल में उस जादूगरनी ने लिंग और राजा को जंगल में जाने से रोकने के लिए पड्डू को कुछ तावीज दिए थे ताकि उन्हें कुछ न हो। पड्डू ने लिंग और राजा के हाथों में वो तावीज बांध दिए थे, इसलिए असुरदक्षी उन पर हमला नहीं कर पाए। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए और एक पूर्णिमा की रात को उसी गांव में एक आदमी को भूत दिखाई दिया। बिल्कुल वो तंत्रिका उस आदमी से उस भूत को बाहर निकाल देती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि उसी समय पाताल गंगा की गुफा में एक और खतरनाक जीव उभर रहा है। ऐसे ही फिल्म खत्म होती है।